अमेरिकी संविधान का निर्माण नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा बल्कि विश्व के समक्ष एक आदर्श भी स्थापित किया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे पहलू शामिल हैं। अमेरिका में जिस संविधान का निर्माण हुआ वह कई चरणों एवं वाद विवाद से गुजरा। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को समझने से पहले संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौतियों को जानना वांछनीय होगा। संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण का जो कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति से शुरू हुआ था उसे पूर्णता तक पहुंचाना अर्थात विषमतावादी समाज को एक सूत्र में बनाए रखते हुए विकास को प्रोत्साहित करना। राज्य का स्वरूप कैसा हो, प्रजातांत्रिक अथवा संघीय। कुछ अन्य मुद्दे भी थे जैसे वाद विवाद का एक विषय केंद्र बनाम राज्यों की सर्वोच्च प्रभुसत्ता को लेकर तो था ही, इसके अतिरिक्त सभी राज्यों को समानता का दर्जा दिया जाए या नहीं, संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। प्रजातांत्रिक सरकार के समर्थकों का मत। प्रजातंत्र की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते थे कि सरकार का कार्यक्षेत्र एवं शक्ति सीमित होनी चाहिए, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र कम शक्तिशाली हो, क्योंकि केंद्र यदि अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित होगी और राज्यों की पहचान खत्म हो जाएगी। आर्थिक मुद्दे पर इस वर्ग का मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संचित न रहे तथा आय के न्यायोचित वितरण के लिए बड़े बड़े कृषि फर्मों के स्थान पर छोटे छोटे कृषि फार्म हों। पश्चिमी क्षेत्र की भूमि का वितरण अलग अलग ऐसे परिवारों में होना चाहिए जो इन क्षेत्रों में बस सकें और स्वयं खेती कर सकें। इस वर्ग का नेतृत्व अमेरिका में थॉमस जेफरसन कर रहा था। कुलीनतंत्री सरकार के समर्थकों का मत। अमेरिका में भूपतियों, व्यापारियों एवं महाजनों द्वारा कुलीनतंत्र में विश्वास रखने वाला दूसरा वर्ग था। इस वर्ग का प्रमुख प्रवक्ता हैमिल्टन था। इस वर्ग की मान्यता थी कि बहुमत पर आधारित प्रजातांत्रिक शासन से व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होगा। इस वर्ग का विश्वास था कि वास्तविक शक्ति जनसाधारण में नहीं होनी चाहिए बल्कि उच्च एवं बौद्धिक वर्ग में निहित होनी चाहिए, क्योंकि जनसाधारण अज्ञानी तथा अनुशासनहीन होते हैं। कुलीनवर्गीय लोग एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही औद्योगिक तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा कर सकेगी। आर्थिक मुद्दे पर कुलीन वर्ग का विचार था कि संपत्ति के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए तथा सरकार ऋण देने वालों को सुरक्षा प्रदान करे। सरकार व्यापारियों, महाजनों एवं अन्य पूंजी लगाने वालों की सहायता करे। पश्चिम क्षेत्र की भूमि संबंध में यह वर्ग भूमि का सट्टा करने वाले धनिक वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करना चाहता था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण को लेकर चले विवादों के उपरांत 1776 में महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रत्येक उपनिवेश से एक सदस्य लेकर एक समिति का गठन हुआ। उसका प्रमुख कार्य एक ऐसे परिसंघ के संविधान पर विचार करना था जिसके अंतर्गत एकजुट होकर सभी उपनिवेश स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम का अभियान जारी रख सकें। 1781 में सभी उपनिवेशों ने संविधान को स्वीकार कर लिया। इसे ही अमेरिका का प्रथम संविधान अथवा युद्धकालीन अल्पकालिक संविधान कहा जाता है। युद्धकालीन संविधान की विशेषताएं। पहली बार उपनिवेशों के संघ के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। सरकार का स्वरूप संघीय था अर्थात केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई जिसके अधिकार निश्चित और सीमित थे। संघीय कार्यों के संचालन हेतु एक सदन या कांग्रेस की स्थापना की गई। इस कांग्रेस में प्रत्येक राज्य प्रति वर्ष 2 से लेकर 7 प्रतिनिधियों को भेजेगा, किंतु प्रत्येक राज्य का मत मूल्य एक ही होगा। किसी प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 13 राज्यों में से 9 का बहुमत आवश्यक होगा। कांग्रेस को अन्य राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने, मुद्रा जारी करने, ऋण लेने, युद्ध घोषणा तथा संधि करने, मुद्रा एवं ऋण संबंधी नीतियों के निर्माण का अधिकार दिया गया।
राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया और कहा गया कि जो शक्तियां स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस को प्रत्योजित न की गई हो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में निहित रहेंगी। राज्यों को कर लगाने तथा बाह्य सरकार के मामले में अत्यधिक अधिकार मिले थे। सीमाएं कमजोर केंद्र की स्थापना एवं शक्तिशाली राज्यों के स्वरूप से राज्य अपने को अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में समझने लगे। कांग्रेस राज्यों के पारस्परिक व्यापार वाणिज्य नियमित नहीं कर सकती थी। राज्यों की इच्छा पर निर्भर था कि वे कांग्रेस के निर्णय को अपने क्षेत्र में लागू करें या न करें। इस प्रकार युद्ध के दौरान तो यह संविधान चलता रहा, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद राज्यों के मतभेद उभरकर सामने आने लगे। संविधान की उपेक्षा होने लगी और संघीय व्यवस्था के सफल संचालन में बाधा आने लगी। अतः युद्धकालीन निर्मित संविधान में संशोधन की बात की जाने लगी। जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन जैसे बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने एक मजबूत संघीय व्यवस्था के तहत एक शक्तिशाली सरकार की वकालत की। इसी संदर्भ में 1787 में फिलाडेल्फिया में 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। रोड आइलैंड नहीं शामिल हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की। इस सम्मेलन में वर्जीनिया योजना के माध्यम से संविधान की धाराओं में संशोधन कर नया संविधान बना जो आज तक लागू है। वर्जीनिया योजना में संघीय शासन को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान था तथा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी। संविधान की विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देशिका में कहा गया कि यह संविधान संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है। कांग्रेस नामक एक राष्ट्रीय विधायिका का गठन, जिसमें 2 सदन होंगे, निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा उच्च सदन सेनेट कहलाएगा। समानता का सिद्धांत सीनेट में बनाए रखा जाएगा और तदनुसार प्रत्येक राज्य से उसमें 2 सदस्य सेनेटर लिए जाएंगे। प्रत्येक सेनेटर की सदस्यता अवधि 6 साल की होगी। सीनेट को सभी प्रकार के महाभियोगों पर विचार करने का अधिकार मिला। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर तय हुआ। इस सदन के सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। संविधान के तहत 2 सरकारों की स्थापना की गई, एक संघीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। संघ को करों, ऋणों का भुगतान विदेशों के साथ तथा राज्यों के बीच परस्पर व्यापार वाणिज्य का विनियमन, सिक्कों की ढलाई, युद्ध की घोषणा आदि का अधिकार दिया गया। संविधान संशोधन प्रत्येक सदन के 2/3 मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी या राज्यों की कुल संख्या में से 2/3 राज्यों की विधायिकाओं से आवेदन प्राप्त होने पर संशोधन प्रस्तावित करने के लिए सम्मेलन बुलाएंगी। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का चुनाव न तो कांग्रेस करेगी न ही वह सीधे जनता से चुनकर आएगा। उसके निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा जिसमें सम्मिलित निर्वाचकों का चुनाव राज्यों की विधायिकाओं द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के सेनेटरों अर्थात उच्च सदन के सदस्यों तथा निचले सदन के प्रतिनिधियों की संख्या के कुल योग के बराबर होगी। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या उसे पद से हटा दिए जाने की स्थिति में उसकी सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को स्थानांतरित हो जाएंगी। एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसके न्यायाधीशों का चुनाव सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करेगा। 1791 में पहला संविधान संशोधन कर बिल ऑफ राइट्स मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को वाणी की, प्रेस की, धर्म की, याचिका की, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इस प्रकार 1789 में संविधान को अनुमोदित कर दिया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति तथा जॉर्ज एडम्स को बहुमत से उपराष्ट्रपति चुना गया। अमेरिकी संविधान का महत्व। अमेरिकी संविधान के निर्माण ने विश्व को लिखित एवं प्रजातांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया।
विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे आधार बनाया। नागरिकों को देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख स्रोत है। संविधान में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है। विश्व की प्रमुख शक्ति बनने में अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। सीमाएं स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया। स्वतंत्रता की घोषणा दासों पर लागू नहीं होती थी, अर्थात दास प्रथा को बनाए रखा गया। आगे चलकर इस दास प्रथा के मुद्दे ने अमेरिका को गृह युद्ध की ओर धकेल दिया। धनी वर्ग का प्रभाव संविधान निर्माण में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जटिल प्रक्रिया। संविधान एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में चार्ल्स बेयर्ड ने निबंध एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के माध्यम से संविधान निर्माताओं पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इस संविधान के माध्यम से अपने आर्थिक वर्ग के निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उसने बताया कि सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों की सामाजिक संरचना कुछ इस तरह थी कि वे आर्थिक लाभों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इनमें 24 प्रतिनिधि साहूकार वर्ग के, 15 प्रतिनिधि उत्तरी क्षेत्र के और दासों के मालिक थे, 14 प्रतिनिधि भूमि का सौदा व सट्टेबाजी के व्यवसाय से संबंधित, 11 प्रतिनिधि व्यवसाय व जहाज निर्माता थे। सम्मेलन में कारीगरों, छोटे किसानों एवं गरीबों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस तरह सम्मेलन में शामिल साहूकार, व्यापारी, व्यवसाय जैसे वर्गों ने शक्तिशाली संघ की स्थापना की बात की। यह शक्तिशाली केंद्रीय सरकार समय समय पर विभिन्न करों को आरोपित कर सकेगी। चार्ल्स बेयर्ड की इस स्थापना को कई इतिहासविदों ने चुनौती दी। फॉरेस्ट मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक वी द पीपल, द इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 1958 में बताया कि यह मान्यता किसी तरह से प्रमाणित नहीं होगी कि व्यक्तिगत संपत्ति के हितों की रक्षा ही वह मुख्य तत्व था जिसने संविधान निर्माण की दिशा बदल दी। जिन लोगों ने संविधान का प्रारूप तैयार किया उसे अंगीकृत करने में प्रत्यक्ष सहायता दी, उन प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, एक बार जब उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी निभानी शुरू की तो वे व्यक्तिगत वर्ग न रहकर एक एकीकृत आर्थिक समूह बन गए। जहां तक यह कहना कि किसानों ने संविधान का विरोध किया, यह बात इसलिए भी ठीक नहीं लगती कि न्यूजर्सी, मेरीलैंड, जॉर्जिया जैसे मुख्यतः कृषि आधारित राज्यों में भी संविधान आसानी से स्वीकृत हुआ। इस दृष्टि से चार्ल्स बेयर्ड के द्वारा प्रतिपादित संविधान के स्वरूप की आर्थिक दस्तावेज के रूप में व्याख्या को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी उसके मत का विशिष्ट योगदान इस बात में निहित है कि उसने अमेरिका के संविधान के स्वरूप की ओर ध्यान दिया तथा अन्य इतिहासविदों को उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उसने जो बुनियादी मुद्दे उठाए वे समय की कसौटी पर इस रूप में खरे उतरे कि लोगों का ध्यान संविधान के स्वरूप और उसमें किस बात पर बल दिया जाता है या दिया जाना चाहिए, इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर सके। अमेरिकी संविधान की रचना को प्रभावित करने वाले तत्व स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए विषमरूपी तथा बहुलवादी विभिन्न रीति रिवाज से युक्त समाज को एक सूत्र में बांधने हेतु संविधान की जरूरत थी। इतना ही नहीं, जिन मुद्दों को लेकर उपनिवेशों ने क्रांति की थी उन्हें भी संविधान के माध्यम से दूर किया जाना था। निम्नलिखित तत्वों एवं कारकों ने संविधान की रचना को प्रभावित किया। देश को गणतंत्र का स्वरूप प्रदान करना। विश्व के अनेक देशों में उस काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और संसद की मौजूदगी के बावजूद भी राजा निरंकुश हो जाता था। फलतः नागरिक स्वतंत्रता बाधित होती थी। उसको दूर करने के लिए जरूरी था कि एक गणतंत्रात्मक सरकार का गठन हो, इसलिए अमेरिकी संविधान में गणतंत्र की स्थापना की बात की गई। संघीय व्यवस्था को अपनाया जाना। क्रांति के दौरान सभी 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकजुट होकर कार्य किया था। अब मुद्दा यह था कि अनेक से एक कैसे हुआ जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई।
राज्यों के समान हितों की रक्षा के लिए जो महासंघ अस्तित्व में आया उसे यूएसए नाम दिया गया। महासंघ की स्थापना से 13 उपनिवेश एकता के सूत्र में बंध गए और हर राज्य के नागरिकों को वही अधिकार और कर आदि से छूटें मिली जो अन्य राज्य के नागरिकों को प्राप्त थीं। एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई ताकि राज्य अपने निहित स्वार्थों के कारण आगे चलकर स्वतंत्र होने का प्रयास न कर सके। दूसरी तरफ राज्यों की पहचान बनाए रखने का भी प्रावधान किया गया। यही वजह है कि अमेरिकी संविधान में लिखा गया अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्यों के आपसी विवादों तथा उनके बीच व्यापारिक संबंधों के नियमन हेतु भी एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई। संघीय शासन को चलाने हेतु एक राष्ट्रीय विधायिका का निर्माण किया गया जिसमें 2 सदन थे, एक उच्च सदन सीनेट तथा दूसरा निम्न सदन प्रतिनिधि सभा। चूंकि स्वतंत्रता के दौरान उपनिवेशों ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीनेट में समानता के सिद्धांत को बनाए रखा गया और प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्यों के चुने जाने का प्रावधान किया गया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सरकार की शक्ति किन्हीं एक हाथों में पड़कर निरंकुश न हो जाए तथा कार्यपालिका ही सर्वशक्तिमान न हो जाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों का हनन न हो, इसलिए संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, राज्यों को पर्याप्त महत्व देते हुए कानून के निर्माण में उनकी सहभागिता को महत्व देना जरूरी था। अतः संविधान संशोधन प्रक्रिया में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक सदन के 2/3 मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी या राज्यों की कुल संख्या में से 2/3 राज्यों की विधायिका में से आवेदन प्राप्त होने पर संशोधन प्रस्तावित करने के लिए सम्मेलन बुलाएगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वाणिज्यिक सौदागरों के चंगुल से मुक्त कर एक स्वतंत्र आर्थिक नीति का निर्माण करना जरूरी था। अतः सिक्के ढालने, सरकारी नोट जारी करने, विदेशों के साथ ऋण प्राप्त करने तथा ऋणों का भुगतान करने आदि से संबंधित अधिकार संघ को दिए गए। अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ और उसने विश्व का पहला लिखित संविधान बनाकर संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की। इस स्वतंत्रता संग्राम में सभी अमेरिकी राज्यों ने एकजुट होकर उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु 1860 के दशक में अमेरिकी राज्यों के बीच ही गृह युद्ध छिड़ गया। इसी बिंदु पर यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी गृह युद्ध के क्या कारण थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ही गृह युद्ध के बीज निहित थे, तो कुछ गृह युद्ध को पूंजीवादी आंदोलन मानते हैं तथा कुछ इतिहासकारों ने दास प्रथा को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी गृह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच 1861 से 1865 के मध्य 4 वर्षों तक चला। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के बीच आर्थिक विषमता, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों की स्थिति जननांकीय एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत मजबूत थी। संघ के 34 राज्यों में से 23 राज्य उत्तर में सम्मिलित थे और देश की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग उत्तर में रहता था, जिसमें दासों की संख्या बहुत कम थी। उत्तरी राज्यों में उद्योगों की प्रधानता थी। उद्योगों में सूती, ऊनी वस्त्र, चमड़े के सामान आदि वस्तुएं बड़े पैमाने पर उत्पादित होती थीं। इन कारखानों में मजदूरों द्वारा मशीनों से उत्पादन होता था, अतः यहाँ गुलामों एवं दासों का विशेष महत्व नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिणी राज्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था और कृषि में यंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता था। अतः इन राज्यों के किसान खेती के लिए गुलामों के श्रम पर निर्भर थे। दक्षिण में कपास, गन्ना एवं तंबाकू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, जिनमें दास मजदूर के रूप में कार्य करते थे। अतः दक्षिण का समाज पूर्ण रूप से दासों पर निर्भर था।
इस तरह दक्षिणी राज्य उत्तरी एवं पश्चिमी भागों से अपनी जिन विशेषताओं की वजह से अलग पहचाना जाता था वे थीं, वहां प्रचलित दास व्यवस्था और बागान व्यवस्था। दक्षिणी राज्य वर्जीनिया से लेकर दक्षिणी कैरोलिना होते हुए जॉर्जिया तक एक पट्टी के रूप में फैले थे। इस प्रकार आर्थिक विषमता के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के आर्थिक जीवन, राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक स्तर में बहुत बड़ा मतभेद था। संरक्षण का प्रश्न। उत्तरी अमेरिका के राज्य उद्योग प्रधान थे, फलतः वहां नवोदित उद्योगपतियों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने हेतु संरक्षण की मांग की। उनके हितों को ध्यान में रख अमेरिकी संघ द्वारा उद्योगों को संरक्षण दिया गया, किंतु इस कदम से दक्षिण के राज्यों को आपत्ति थी, क्योंकि संरक्षण की नीति के कारण अब उन्हें विनिर्मित वस्तुएं अपेक्षाकृत महंगे मूल्य पर मिलती थीं। अतः उन्हें यह महसूस हुआ कि संघ का प्रयोग उत्तरी अमेरिका के हितों के लिए किया जा रहा है और दक्षिणी राज्यों के प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखी जा रही है। दास प्रथा का मुद्दा। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दासों की आर्थिक जीवन में कोई निर्णायक भूमिका नहीं थी, अतः उनके लिए दासों का महत्व गौण था। दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा जनजीवन में घुल चुकी थी। दक्षिणी राज्यों के मामले में दास प्रथा का मुद्दा सदैव संवेदनशील बना रहा। जब कभी अन्य राज्यों में दास प्रथा पर लगे प्रतिबंध को इन दक्षिणी राज्यों में लागू करने की बात उठी तो इन राज्यों ने इसे अपनी प्रभुसत्ता पर आक्रमण माना। वस्तुतः उत्तरी राज्यों में दासता को मानवता पर कलंक के रूप में देखा गया और इसे समाप्त करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। समाचार पत्रों में माध्यम से इस दास विरोधी भावना को उभारा गया। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों के लिए दासों को मुद्दा लाभप्रदता से जुड़ा हुआ था। उनका तर्क था कि दास प्रथा में श्रमिक संगठनों, हड़तालों आदि का भय नहीं था तथा उत्तरी राज्यों के मजदूरों की तुलना में वे दासों को अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। इस मनोवृत्ति एवं तर्कों के आधार पर दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा को आवश्यक बताया। दास प्रथा से जुड़े संवैधानिक मुद्दे। उत्तरी अमेरिका में तो दास व्यापार समाप्त कर दिया गया था और दास प्रथा उत्तर में पेंसिल्वेनिया की दक्षिणी सीमा तक बंद हो गई थी। इस सीमा रेखा को मेसाम डिक्सन सीमा कहा जाता था। अब अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तार हो रहा था और नए नए क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किए जा रहे थे। ऐसे में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इन राज्यों को दास राज्य के रूप में या स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया जाए। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि संविधान में यह स्वीकार किया गया था कि संघीय व्यवस्थापिका में दासों की गणना भी होती थी, किंतु दासों की जनसंख्या को 3:5 के औसत में प्रतिनिधित्व दिया जाता था, अर्थात दासों की जनसंख्या यदि 500 होगी तो उसे 300 मानकर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस तरह दास राज्यों की संख्या में वृद्धि हो जाने से व्यवस्थापिका में दास राज्यों का वर्चस्व बढ़ जाने का खतरा था। इसलिए नवीन राज्यों के विलय के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका उसे स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल करना चाहता था, जबकि दक्षिणी राज्य उसे दास राज्य के रूप में। यह विवाद मिसौरी राज्य के विलय को लेकर और भी गहरा गया। अतः 1820 में हेनरी क्ले की मध्यस्थता से मिसौरी समझौता संपन्न हुआ। इसके तहत मिसौरी के दास राज्य के रूप में दास प्रथा को हटाए बिना ही संघ में सम्मिलित कर लिया गया और यह कहा गया कि 36 डिग्री 30 मिनट अक्षांश के उत्तर वाले क्षेत्र लुइजियाना में दास प्रथा जारी नहीं रहेगी। अब्राहम लिंकन का निर्वाचन। 1860 में रिपब्लिकन उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की विजय हुई और वह 1861 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने दास प्रथा की आलोचना की थी और यह पार्टी स्वतंत्र श्रम विचारधारा में विश्वास रखती थी। अतः लिंकन की जीत दक्षिण के राज्यों को अशुभ सूचक प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि यह जीत दक्षिण के आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं है। अतः दक्षिण के राज्यों में पहली प्रतिक्रिया कैरोलिना राज्य द्वारा की गई और उसने संघ से अलग होने की घोषणा कर दी।
फरवरी 1861 तक मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना व टेक्सास ने भी संघ से विच्छेद कर जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया और इसी के साथ गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जब दक्षिणी कैरोलिना ने सुमटर के किले पर बम फेंक संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। गृह युद्ध के दौरान लिंकन की भूमिका। दक्षिणी राज्यों द्वारा संघ से अलग हो जाने के कारण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या दक्षिणी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। लिंकन ने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के पश्चात स्पष्ट रूप से घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जो संघ स्थापित किया गया था वह अखंडनीय और शाश्वत है, उसकी अखंडनीयता को किसी प्रकार नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया है। लिंकन ने घोषित किया कि अगर हम सभी दासों को मुक्त कर संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे, और अगर कुछ दासों को मुक्त कर तथा कुछ अन्य को मुक्त नहीं करके संघ को बचा सके तो हम वह भी करेंगे। इस तरह लिंकन ने संघ को बचाए रखने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान उसने कूटनीतिक कुशलता के जरिए दक्षिणी राज्यों का विदेशों से संबंध बनने नहीं दिया। उसने सेनाओं को संगठित कर दक्षिण के सशस्त्र संघर्ष की चुनौती को तोड़ा। प्रारंभ से ही उसने सेनाओं का मुख्य लक्ष्य दक्षिणी प्रदेश पर अधिकार करना नहीं वरन परिसंघ की सेनाओं का विस्तार करना बताया। 1861 में लिंकन ने दास व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सेनाओं में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, किंतु इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों को नष्ट करना नहीं वरन संघ को बनाए रखना ही था। उसका मानना था कि दासों की स्वतंत्रता की घोषणा से दक्षिण के राज्यों दासों का विद्रोह होगा और युद्ध में उन्हें दासों की सहायता नहीं मिल पाएगी। अंततः लिंकन के प्रयासों एवं कूटनीति कुशलता के जरिए उत्तरी राज्यों की जीत हुई और इसी के साथ 1865 में गृह युद्ध समाप्त हो गया। लिंकन ने अमेरिका का यथार्थ रूप में संयुक्त राष्ट्रीय निर्माण किया, दासता का उन्मूलन कर समाज को नवज्योति दी तथा अमेरिकी राजनीतिक तंत्र को मजबूत बनाया। परंतु गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका को वह आगे नहीं बढ़ा सका क्योंकि 15 अप्रैल 1865 को जॉन विस्कस बूथ द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। गृह युद्ध का परिणाम प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में अमेरिकी गृह युद्ध ने एक प्रधान मोड़ का कार्य किया। यद्यपि युद्धकाल के दौरान जानमाल की अत्यधिक क्षति हुई, आपसी घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, दक्षिणी राज्यों की जीवन शैली को ठेस पहुंची, किंतु यह भी सत्य है कि यह अफरा-तफरी और अव्यवस्था एक शल्य चिकित्सा के समान थी जिसके उपरांत एक स्वस्थ, विकसित और एकीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ। इसी संदर्भ में प्रो एल्सन ने कहा कि युद्ध एक शल्य चिकित्सा थी, वह दुखदायी होते हुए भी संयुक्त राज्य के लिए अनकहा आशीर्वाद बन गई। मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण। गृह युद्ध ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्ति संबंधों में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। लंबे समय से चले आ रहे प्रांतीय एवं संघीय राज्यों के अधिकारों के विवाद को सुलझा दिया। दक्षिणी राज्यों के आत्मसमर्पण के पश्चात उन्हें संघ में पुनः शामिल किया गया। इसका तात्पर्य था कि राज्यों का संघ पूर्ववत बना रहेगा और भविष्य में फिर कभी अलगाववाद के अधिकार की बात नहीं उठेगी। वस्तुतः गृह युद्ध के परिणाम ने इस संवैधानिक प्रश्न को हल कर दिया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह संविधान में वर्णित अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के सिद्धांत की पुष्टि हुई। अब राजनीतिक रूप से अमेरिका को वास्तविक संयुक्त राष्ट्र का रूप प्रदान किया गया। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक क्षेत्र में गृह युद्ध की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अमेरिका से दास प्रथा की समाप्ति थी। अब दासों को स्वतंत्र कर दिया गया और उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया। दासता मुक्ति के साथ ही उन्हें वह स्वतंत्रता और गतिशीलता मिल गई जिसके सहारे वे बाजारों में मजदूरी कर धन कमा सकते थे। एक नकारात्मक पहलू यह रहा कि नीग्रो लोगों के साथ श्वेतों के संघर्ष एवं दुर्व्यवहार की घटना बढ़ गई और आज भी अमेरिका में श्वेत तथा नीग्रो के बीच मतभेद की समस्या बनी हुई है।
दूसरी बात यह कि लंबे समय तक युद्ध चलते रहने के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसके बाद शीघ्र धनवान बनने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। फलतः भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ अंशों में समाज का नैतिक स्तर गिरा। अमेरिका का एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उद्भव गृह युद्ध को अमेरिका में एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना देने वाली सामाजिक आर्थिक उत्प्रेरक शक्ति के रूप में देखा गया। इस संदर्भ में चार्ल्स और मैनी बियर्ड ने इस गृह युद्ध को अमेरिका की दूसरी क्रांति बताया। गृह युद्ध के बाद औद्योगिक पूंजीवाद ने दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि की। जिन पूंजीपतियों ने युद्ध में धन लगाकर और सेना के लिए माल की आपूर्ति का ठेका लेकर अपार लाभ कमाया, उन्होंने इस धन का सदुपयोग राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के दोहन में किया। युद्ध की वजह से जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए वे सब अमेरिका के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हुए। दास प्रथा की समाप्ति से दक्षिणी राज्यों में बागानी कृषि का महत्व जाता रहा, जिससे बागान मालिकों की स्थिति कमजोर हुई और दक्षिण में उत्तरी पूंजी का निवेश और प्रसार हुआ और वहां भी औद्योगिकरण हुआ। 1864 में राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम पारित होने के बाद देश में पहली बार राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। इसी प्रकार युद्ध के पश्चात पूरे अमेरिका में आधुनिक संचार सुविधाओं का जाल बिछ गया। टेलीग्राफ लाइन, टेलीविजन तथा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण किया गया। परिवहन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से बाजार व्यवस्था में विस्तार हुआ। बाजार का यही विस्तार युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण माना जाता है। कृषि के क्षेत्र में मनुष्य और मजदूरों पर आश्रितता कम होने के साथ साथ मशीनों का प्रयोग बढ़ता गया। फलतः उत्पादन में वृद्धि होती गई। अब हाथ की खेती यंत्रों की खेती में बदल गई। अब खेती के काम में कई उम्दा किस्म के औजार जैसे थ्रेसर, भांप के इंजन से चलने वाला कर्बाइन हार्वेस्टर आदि उपयोग में आने लगे थे। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से अमेरिकी पूंजीपतियों को बहुत लाभ हुआ। युद्धकाल में फैली मुद्रास्फीति से तथा संघ सरकार की ओर से पर्याप्त ऋण की व्यवस्था किए जाने से मजदूरी और वेतन से हुई आय उद्यमियों के हाथों में पहुंच गई। रेल मार्गों का निर्माण हो जाने से निर्मित माल और भारी उद्योगों के उत्पादनों को प्रोत्साहन मिला। कोयले और लोहे के विभिन्न भंडारों की खोज और खनन हुआ। इन सब से अमेरिका में बड़े पैमाने वाले उद्योगों का जाल बिछ गया और इस तरह तैयार माल के लागत खर्च में कमी आई। इस तरह बड़े उद्योग अमेरिका की पहचान बन गए। इस्पात उद्योग, कोयला, मांस उद्योग का विकास हुआ। नगरों की संख्या बढ़ी तथा वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। 1900 के आसपास अकेले अमेरिका में इतने इस्पात का उत्पादन होने लगा जितना उसके दो अन्य प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड और जर्मनी मिलकर कर रहे थे। इस युग में अमेरिका में नवार्थिक युग का सूत्रपात हुआ। कृषि और औद्योगिक समृद्धि से अमेरिका पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में विलय और समेकन की प्रक्रिया शुरू हुई, अर्थात कई छोटे छोटे व्यापारों का एक बड़े संगठन में सम्मिलित हो जाना। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी में लगभग 200 विनिर्माण और परिवहन कंपनियां एकीकृत हो गई थी और पूरा इस्पात बाजार उसके नियंत्रण में था। इस तरह 19वीं शताब्दी के अंत में विशालकाय निगमों के स्थापित होने से भावी कंपनी नियंत्रित पूंजीवाद कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। इस तरह गृहयुद्धोत्तर काल तीव्र आर्थिक परिवर्तनों और समेकन का युग था। इस युग में बड़े बड़े औद्योगिक घराने पनपे और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एकाधिकार का साम्राज्य फैला। बड़े बड़े संगठन अब विशाल और गतिशील बाजार व्यवस्था से जुड़ रहे थे, अतः वे अपने यहाँ व्यावसायिक प्रबंध व्यवस्था लागू करने पर जोर देने लगे। वे चाहते थे कि उनके श्रमिकों एवं अन्य प्रबंधकर्ताओं की देखभाल अधिक दक्षता से हो और यह काम व्यावसायिक प्रबंधन में प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते थे। प्रबंधन शिक्षा का विकास हुआ और कहा गया कि अब तक मनुष्य आगे रहा है किंतु आने वाले जमाने में व्यवस्था को आगे रहना होगा। इसी सूत्र वाक्य को ध्यान में रख अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू हुए तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्मिक विभाग स्थापित हुए।
महिलाओं की भूमिका का विस्तार। व्यापक औद्योगिकरण एवं शहरीकरण ने महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया। महिलाएं अब घरों से निकल फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में काम करने लगीं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला जिससे उनका जीवन स्तर सुधारा। अतः स्त्री अधिकारों को लेकर विचार विमर्श बढ़ा। प्रथम आधुनिक युद्ध। अमेरिकी गृह युद्ध को प्रथम आधुनिक युद्ध माना जाता है। इतिहास में यह प्रथम युद्ध था जिसमें बख्तरबंद युद्धपोतों ने संघर्ष किया। पहली बार व्यापक रूप से तोपखाने तथा गोला बारूद का प्रयोग किया गया। समाचार पत्रों ने युद्ध गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया और जनमत को प्रभावित किया। पहली बार घायल सैनिकों की चिकित्सा का सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया गया। भूमिगत तथा जलगत सुरंगें बिछाई गई और युद्धपोतों को डूबा देने वाली पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार आधुनिक तकनीक पर आधारित यह प्रथम युद्ध माना जाता है।